हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम करेंटली डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दिस इज पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, नहीं देखा हो तो जाके जरूर देखना, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके होते हैं, डिटेल में उनकी थ्योरी पढ़ चुके होते हैं, तो यहाँ पे उन्हें बहुत डिटेल में नहीं कवर करते। फिर ऑल्सो इससे पहले हम फैमिली फैमिली लॉ और एडवोकेट्स एक्ट भी कवर कर चुके हैं, तो आप वो भी जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो। इफ इट्स हेल्पफुल फॉर यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, नाउ लेट्स गेट गोइंग। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स शैल बी वेस्टेड इन द ऑप्शन ए हाई कोर्ट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर या फिर ऑप्शन डी गवर्नर। सबॉर्डिनेट कोर्ट के ऊपर किसका कंट्रोल होगा, किसको ये पावर वेस्टेड है? करेक्ट आंसर इज ए हाई कोर्ट। बैराक खोल के देखोगे, आर्टिकल 235 उसका नाम ही यही है, कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर आर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टली जाके इन एक्ट्स को चेक करो जो ऑप्शंस में है, जिसमें भी फिट होता है। किसी में नहीं फिट हुआ तो नन ऑफ द अबव। हमारे ऑप्शंस क्या है? आर्टिकल 245 से 255 तक, 256 से 263 तक, या 264 से 293 तक। आंसर इज सी, आर्टिकल 264 से 293। बेयर एक्ट मैंने अटैच नहीं किया है, आप स्ट्रेट अवे इंडेक्स जाके देखोगे ना, क्लियर डिविजन है लेजिस्लेटिव फंक्शंस एंड ये वाला फाइनेंशियल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The first constitutional amendment was enacted in 1950, 51, 67 या 675। 50 में तो कॉन्स्टिट्यूशन आया था हमारा। पहला अमेंडमेंट कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी, 1951 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A landmark habeas corpus petition was filed during emergency. That is, habeas corpus क्या है, writs क्या होती हैं, हम डिटेल में पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। हमसे पूछा गया एक बहुत फेमस केस है हेबीज कॉर्पस पिटिशन को लेके, जो इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था। वो कौन सा केस है? ऑप्शन है केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इसका करेक्ट आंसर इज डी, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। क्या हुआ था? इमरजेंसी जो लगी थी 1975 से 77 में अंडर आर्टिकल 352, किसने लगाई थी? हमारी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तो उस टाइम पे ये था कि आर्टिकल 21 सस्पेंडेड है, जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, तो कुछ नहीं हो सकता, आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड है। इस केस में फाइनली ये बात उठी थी कि इवन इफ आर्टिकल 21 इज सस्पेंडेड, स्टेट कैन नॉट डिप्राइव अ पर्सन ऑफ लाइफ और लिबर्टी विदाउट लॉ। ये जस्टिस एच आर खन्ना ने डिसेंट में बोला था कि भले आर्टिकल 21 सस्पेंडेड हो, आप किसी इंसान को उसकी लाइफ और लिबर्टी को से उससे नहीं छीन सकते। ठीक है, और आफ्टर इमरजेंसी 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978, जो खुद में एक बहुत लैंडमार्क अमेंडमेंट था, जिसमें ये बात बोली गई थी कि आर्टिकल 20 और 21, ठीक है, दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये बहुत लैंडमार्क केस था, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ कुछ पीआईएल से रिलेटेड केस है, क्वेश्चन है, बट मैंने यहीं पे इनकॉर्पोरेट कर लिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशूड अ नंबर ऑफ डायरेक्शंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ women in various forms of prostitution and to rehabilitate their children through various welfare measures so as to provide them with dignity of person, means of livelihood and socio-economic development। ये किस केस में हुआ था, ये पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्शन इशू किए थे प्रोस्टिट्यूशन में जो औरतें हैं उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, और उनके जो बच्चे हैं उनके भी वेलफेयर के लिए। ठीक है, ताकि वो डिग्निटी से जिंदगी जी सके, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड कमा सके। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सेकंड गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, थर्ड दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर फोर्थ शीला बारे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर इज बी, गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने पीआईएल फाइल की थी, जिसके अंडर ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये बोला गया था। ठीक है, restrictions may not be imposed on freedoms provided under article 19(1)(a) on the grounds of not पूछा है, ध्यान देना कि आर्टिकल 19(1)(a) में जो फ्रीडम हमें दी गई है उस पर रेस्ट्रिक्शन किस केस में नहीं लग सकती। ऑप्शंस हैं डिफेमेशन, पब्लिक ऑर्डर, सेडिशन या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। क्लियरली बेयर एक्ट उठाओ, क्लियर आंसर दिख जाएगा। ठीक है, आंसर है सी, सेडिशन। आप 19(1)(a) खोल के जाके देखो, पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 1(a) के जो सब क्लॉज हैं, इन कंडीशंस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। कौन सी कंडीशंस हैं? इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरालिटी, इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो हमारे 3 ऑप्शन देखो उसी में थे, डेफेमेशन, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। सेडिशन नहीं, नॉट पूछा है, तो आंसर है सी। अगला देखते हैं। राइट गारंटीड टू द सिटीजन ओनली इज, ये क्वेश्चन हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। वो राइट जो सिर्फ सिटीजन को दिया गया है। ऑप्शन है आर्टिकल 21, 20, 19(1)(a) या फिर 25।
करेक्ट आंसर इज सी, आर्टिकल 19 वन है। आर्टिकल 19 जो फ्रीडम हमें ऑफर करता है वो सिर्फ सिटीजन को ऑफर करता है और किसी को नहीं। आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ ए प्रूवन मिसबिहेवियर, बी इनकेपेसिटी, सी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है सी, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन बैराक खोलोगे, आर्टिकल 61 प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट में क्लियरली लिखा है प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बाकी जो है ना ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान देना नॉट पूछा है। ऑप्शन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डबल सॉवरेंटी गवर्नमेंट, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सिंगल सिटीजनशिप। तो देखो लिख, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपको पता है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप है ये भी सही है, क्योंकि आप अगर एक इंडिया के सिटीजन हो तो आप कहीं और के सिटीजन नहीं हो सकते। बैराक पढ़ोगे तो क्लियरली लिखा है उसमें एक सेक्शन में कि अगर आपने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली वॉलेंट्री तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यस है, अमेंड करना बहुत आसान नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, आप एकदम कैजुअली कोई भी चेंज नहीं ला सकते, प्रॉपर अमेंडमेंट प्रोसेस है जो कि बहुत ईजी नहीं है। और एंड में बोला डबल सोवरेंटी जो कि यूएस जैसे स्टेट्स में होती है। सी वाइस प्रेसिडेंट, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। करेक्ट आंसर है सी, आर्टिकल 64 में लिखा भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टेट्यूटरी राइट या फिर लीगल राइट। इनके बीच में फर्क भी समझो। फंडामेंटल राइट वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं वो स्पेसिफिकली। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कोई भी राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है बियॉन्ड फंडामेंटल राइट उसे आप बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो फंडामेंटल राइट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि मिल तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही रहा है, पर वो एक स्पेसिफिक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 3। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी राइट मिले वो, बियॉन्ड फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। ठीक है, फंडामेंटल राइट के अलावा भी जितने भी राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं वो ये कहलाते हैं। स्टेट्यूटरी राइट क्या होता है? स्टेट्यूट बोलते हैं कोई भी लॉ का फॉर्म होना, कोई भी एक्ट पास होना। तो कोई राइट जो आपको किसी एक्ट से मिलता है, ठीक है, उस एक्ट के थ्रू इन्फोर्स होता है, उसे हम बोलते हैं स्टेट्यूटरी राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो, आरटीआई एक्ट आया तो राइट टू इन्फॉर्मेशन तुमको एक स्टेट्यूटरी राइट है, वहां से मिल रहा है। ठीक है, लीगल राइट क्या होता है? कोई भी जो एक कानूनी हक है आपका। तो इसमें एक बात याद रखना, कभी ये क्वेश्चन अगर तुम्हें ट्रिक करे, देखो हर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक लीगल राइट है क्योंकि वो लॉ है, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जितने भी हैं वो सब लीगल राइट हैं, पर हर लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं होता है। ये बात समझे? कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो वो अपने आप एक लीगल राइट हो जाएगा क्योंकि वो लॉफुल है, पर हर लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है याद करो, हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था बट बाद में वहां से हटा दिया गया था, अब वो आर्टिकल 300A के अंडर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट था, रिपील हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट में, आर्टिकल 300A में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और ये बात मैं आपको समझा चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। मैंडेमस में बी इशूड बाय रिट्स, पार्ट 1 क्लियरली बहुत लेंथ में डिस्कस कर चुके हैं। कौन इशू कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या बोथ ए एंड बी? बोथ ए एंड बी का मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। करेक्ट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 रिट्स इशू कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट मीन्स टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ अ पर्सन? कौन सी रिट है जो बॉडी ऑफ अ पर्सन प्रोड्यूस करने को, सामने लाने को बोलती है? सर्टियोरारी, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन या हेबियस कॉर्पस? ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इट्स दी हेबियस कॉर्पस। ठीक है, हेबियस कॉर्पस में होता है अनलॉफुल डिटेंशन की बात होती है, किसी को आपने गैर कानूनी तरीके से पकड़ के रखा है तो आपको उसे सामने लाके पेश करना होगा, ऐसे कैसे रख सकते हो? सो दैट इज हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू फ्री लीगल एड वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस केस में? फ्री लीगल एड का मतलब होता है कि अगर आप वकील अफोर्ड नहीं कर सकते या आपके पास कोई हेल्प नहीं है तो आपको सरकार की तरफ से फ्री लीगल हेल्प मिलेगी। ऑप्शंस हैं हुसैन अरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, एम.एच. हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, माधव हाय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। द करेक्ट आंसर इज ए, हुसैन अरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। 1979 का केस है। तो बहुत सारे अंडर 12 प्रिजनर्स होते थे जो जेल में सालों बंद रहते थे और पता चलता था उनका केस कोर्ट तक ही नहीं आया है, जजमेंट छोड़ो, मतलब कोर्ट तक केस ही नहीं पहुंचा, जितनी उनको अगर उन्होंने वो क्राइम किया है, मान लो उसकी सजा 1 साल है, वो बंदा 5 साल तक बंद बैठा हुआ है जेल में, उसका केस का ट्रायल ही नहीं हो रहा। तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है, ये उसकी लाइफ और लिबर्टी के खिलाफ बहुत बड़ा मुद्दा है, स्पेशली अंडर आर्टिकल 21। तो उसमें ये बात उठी थी कि फ्री लीगल एड सबका अधिकार है, और ये भी कहा गया था कि आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे हो, ये उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है गरीब का। ठीक है,
अगला देखते हैं, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में बी कॉल्ड बाय, दोनों पार्लियामेंट के हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग कौन बुला सकता है? स्पीकर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर? द करेक्ट आंसर इज सी, प्रेसिडेंट। ठीक है, बैराक देखो सेक्शन 85 यहाँ लिखा हुआ है कि वो बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स वाज एडेड बाय, किस अमेंडमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स ऐड किए गए थे? 42nd, 44th, 24th या 43rd अमेंडमेंट? इसका करेक्ट आंसर इज ए, 42nd अमेंडमेंट। ट्रिब्यूनल्स के पार्ट पे जाके देखोगे, यहाँ देखो ऊपर 4 लिखा है फुट नोट के लिए, 4 पे जाके पढ़ोगे तो क्लियरली लिखा है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था। रूल ऑफ लॉ मीन्स, ये पिछले पार्ट में क्लियरली डिस्कस किया था, डाइसी ने रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया था और मैंने आपको 3 पॉइंट्स भी बताए थे, देखो सेम 3 पॉइंट पे क्वेश्चन आया है। ए इक्वालिटी बिफोर द लॉ, बी सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, सी प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। जिसने पिछला पार्ट देखा है उसे इसका आंसर पता है, इट्स डी ऑल ऑफ द अबव। डिटेल में ये वहां समझाया हुआ है, प्लीज जरूर देखना। अगला देखते हैं, द पर्पस ऑफ रिट ऑफ क्यू वारंटो इज, अगेन रिट पे क्वेश्चन है। देखो रिट पे क्वेश्चन कई बार आ रहे हैं और रिट बैराक में क्लियरली नहीं दी होती है, पांचों के नाम है बट क्यों किस लिए होती है नहीं लिखा होता है, तो प्लीज इसे याद करके जाना। ठीक है, हेबियस कॉर्पस पे इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, ऑटोमेटिकली याद हो गया होगा। अनलॉफुल डिटेंशन, प्रोड्यूस द बॉडी, और भी हैं, उनको एक बार अच्छे से याद कर लोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो क्यों वारंटो कब इशू की जाती है? ऑप्शन है, टू कंपेल पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ड्यूटी, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कंपेल करना, मतलब अकाउंटेबल होल्ड करना कि ऐसा ये काम करो, तुम्हारा काम है, उस केस में। ऑप्शन बी, टू रेस्ट्रिक्ट पब्लिक अथॉरिटी टू डू इलीगल एक्ट, किसी पब्लिक ऑफिस को, पब्लिक अथॉरिटी को रोकना कि कोई गैर कानूनी काम नहीं करोगे, उसके लिए यूज होती है। ऑप्शन सी, टू आउस्ट इलीगल ऑक्यूपेंट ऑफ अ पब्लिक ऑफिस, कोई इंसान है जो किसी पब्लिक ऑफिस में इलीगली आके बैठा है, वो यहाँ बैठने के अथॉरिटी है नहीं उसकी, फिर भी बैठा है, तो उसे निकालने के लिए। या फिर डी, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज सी, टू आउस्ट इलीगल ऑक्यूपेंट ऑफ अ पब्लिक ऑफिस। तो सी, क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी बोलते हैं कि तुम किस अथॉरिटी से यहाँ आके बैठे हुए हो। ठीक है, उस केस में। वी आर डन विद द पार्ट 4, वील सून बी आउट विद द पार्ट 5। ओके, अगर आपको हेल्प हो रही है इन वीडियो से तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अपने रिव्यूज जरूर छोड़िएगा, आप कुछ और चाहते हो कवर करें, आपकी कोई भी डिमांड्स हो, डू कमेंट, आई विल ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। इन सब की पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, उसमें आज शाम तक जितने भी अभी तक हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की वंस ऑल दी पार्ट्स आर डन, आई विल अपलोड इट एट वन गो। Also, a small thank you. We just reached 1000 subscribers on our channel. Thank you for being there. Thank you for supporting my channel. And I hope the content is helping you. Thank you so much for all your support. Stay tuned. Keep watching. Thank you.